जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैंने जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि सैफ़ रहमान नियाज़ी साहब पे जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ, मैं उस पे अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ़ आपको इतना रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सैफ़ रहमान नियाज़ी साहब की बेल रिजेक्ट होने से पहले का जो पीरियड था वो, फिर जब उनकी बेल रिजेक्ट हुई वो जेल चले गए। इस तमाम अरसे के दौरान मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने जो जो बातें कही थीं और मेरे ऊपर फिर इल्ज़ामात और बहतान लगे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है तो फलाना कर रहा है तो टीरा कर रहा है और नैब जाने से लोगों को रोक रहा है, तो पता नहीं क्या कुछ। एनीहाउ, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। और जो मैंने इस तमाम अरसे के दौरान कहा, अब चूंकि बाज़ाब्ता तौर पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, मैं वो फ़र्द जुर्म पे आपसे बात करना चाहूँगा। और जो बातें मैंने पास्ट में की, आप उन वीडियोस को सामने रखिएगा और फ़र्द जुर्म जो उनके ऊपर आयद हुई उसको पढ़िएगा और फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि राजा रियाज की आज दिन तक जो किरदार कशी की गई उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, या आज भी अगर की जा रही है तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। सच सच होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ग्रुपों में, हमारे सोशल मीडिया पे ये जितने लोग बैठे हैं, जो मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि ये कानून की अलिफ को किल्ली तक नहीं समझते हैं, लेकिन इनके तबसरे जो होते हैं और फिर जब ये ताल्लुकात का जब ये जिक्र करते हैं तो पता ये चलता है कि पूरे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ी होती है। खैर, तो कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपनी बात करने से पहले मैं एक जो न्यू जो नैब लॉज जो आए, जो थर्ड अमेंडमेंट हुई, मैं उस पे पहले आपसे बात करूंगा। मुख्तसर सी वो बात है ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। और मैं थर्ड अमेंडमेंट पूरी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि उसका जो सेक्शन 9 है, इसको आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक। और मैं सेक्शन 9 भी पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एक मिसाल है। वो मिसाल क्या है वो मैं पढ़ता हूं। receives investment in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investors। कोई भी शख्स है, वो कोई लॉफुल अगर कोई बिजनेस कर रहा है और वो लोगों से इन्वेस्टमेंट करता है, दो तरफा जो भी प्रॉफिट्स जो तय हुए हैं और वो उनको प्रॉफिट्स दे रहा है, later the business runs into losses and a default on his obligations, ए हैज नॉट कमिटेड चीटिंग। के बाद में अगर किसी भी वजह से, चूंकि कारोबार होता है, अगर उसमें कोई लॉसेज हो जाते हैं और वो लोगों को प्रॉफिट्स नहीं दे सकता, तो वो चीटिंग के जुमरे में ही नहीं आता है। ये है थर्ड अमेंडमेंट, उसकी सेक्शन 9। अब आगे आते हैं, सैफ रहमान नियाजी का क्या स्टैंड रहा फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे। उसने क्या कहा? उसने कहा, जी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी एसईसीपी में कंपनीज रजिस्टर्ड है, मेरे फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, मैं लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता था, मैं कारोबार करता था, मैं उनको प्रॉफिट्स देता था। लेकिन 2020 में जब एफआईए और बाकी इदारों ने हाथ डाला, मेरी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई, मेरा सब कुछ फ्रीज हो गया, मेरे बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए। तो उसके बाद मैंने लोगों को प्रॉफिट्स देना बंद कर दिया। अब पहली बात कि सेक्शन 9 को ही अगर आप देख लें तो जो सैफ रहमान नियाजी की स्टेटमेंट है, तो नैब थर्ड अमेंडमेंट सेक्शन 9 भी सेम वही बात कह रही है कि अगर एक शख्स कारोबार कर रहा था और वहां पे जिक्र किस चीज का कि लॉसेज हो गए, जबकि सैफ रहमान नियाजी के लॉसेज नहीं हुए। उसका स्टैंड क्या है कि इदारों ने हाथ डाला, उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई और उसके बाद मैंने नहीं दिए, एंड दैट्स ऑल। अब आगे आते हैं, जो सैफ रहमान नियाजी ने स्टेटमेंट, जो अपनी स्टेटमेंट वो देते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्द जुर्म उनके ऊपर क्या आयद हुआ। सिर्फ उसका पहला पैराग्राफ पढ़ ले, सिर्फ पहला पैराग्राफ कि सैफ रहमान नियाजी की स्टेटमेंट
और नैब ने क्या कहा, नैब ने उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया। अगर आप उसका पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह लिखा हुआ नज़र आएगा कि सैफर रहमान नियाज़ी की एसईसीपी से 16 रजिस्टर्ड कंपनियां थी और उनमें से कुछ अनरजिस्टर्ड भी कंपनियां थी और वो कारोबार कर रहे थे। उन्हीं कंपनियों के नाम पे वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे और लोगों को प्रॉफिट्स देते थे। ये कौन कह रहा है? ये फर्द जुर्म कह रहा है, जो फर्द जुर्म उन पे आयद हुई है। और आगे वो क्या कहते हैं, बाद में उसने लोगों को प्रॉफिट्स देना बंद कर दिए और ये उसने चीटिंग की है। तो उसके पास एक बेहतरीन ऑन रिकॉर्ड जो चीज है वो क्या है कि उसकी कंपनियां रजिस्टर्ड थी, वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता था, वो प्रॉफिट्स देता था। फर्द जुर्म में भी इस चीज को तस्लीम किया गया है कि वो प्रॉफिट्स देता था, लेकिन बाद में उसने प्रॉफिट देना बंद कर दिए, लिहाजा उसने चीटिंग की। जबकि उसके पास उसका बेहतरीन जवाब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जब से उसके बैंक अकाउंट सीज हुए, उसकी प्रॉपर्टीज फ्रीज हुई, उसके बाद उसने देना जो है वो बंद कर दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तसल्ली हो गई होगी लोगों को कि जो मैंने शुरू की वीडियोस में कहा था, बड़े स्टार्ट में, अभी उनकी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, कि जब इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब मुझे ये बताएं कि ये जो फर्द जुर्म जो आयद हुआ है वो क्या कहता है? राजा रियाज ने ठीक कहा था या राजा रियाज ने गलत किया कहा था? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आगे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करके रखे हुए हैं। अब इसी फर्द जुर्म को अगर आप बगौर उसका मुताला करें तो ये बड़े बड़े जो तुरम खान जो आके बैठते हैं ना यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जिनकी बातें बड़ी निराली होती हैं, बंदे को समझ नहीं आती यार इनकी बातों पे हंसे या इनके ऊपर रोए। खैर, मैं क्या कहूं उनको, पूरे फर्द जुर्म को आप पढ़ें, 2 साल तक क्या ढोल बजाया गया, इवन कि आज क्या ढोल बजाया जा रहा है, पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम, मनी रोटेशन। जरा दिल पे हाथ रखिएगा, 2 साल तक ये ढोल बजाया गया। ये जो लोग ये सारा प्रोपेगेंडा करते रहे, इसे कहते हैं मीडिया ट्रायल। ये सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, किरदार कशी हुई, इल्जाम लगे, बहतान हुए। क्वेश्चन इज दिस कि पूरी फर्द जुर्म की डॉक्यूमेंट में किसी सिंगल जगह भी ये चीज लिखी गई है? किसी जगह पे कोई जिक्र है कि सैफ रहमान खान नियाज़ी जो है वो कोई पॉन्जी स्कीम रन कर रहा था या वो कोई मनी रोटेशन जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व था? तो आंसर इज बिग नो। तो ये आपके सामने आ गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी फर्द जुर्म में, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगहों पे जिक्र किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन वो सिर्फ जिक्र की हद तक है। फर्द जुर्म में किसी भी जगह पे उसका कोई भी स्पेसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। मैं फिर कहूंगा, उसको लें फर्द जुर्म, उसको पढ़े, अपने किसी वकील से पढ़वाएं, उसमें सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है, लेकिन उसके अंदर कोई तरीका, कोई ऐसी चीज रेफरेंस में उसमें शामिल ही नहीं है फर्द जुर्म में कि वो किस तरह से जो है वो उसने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की हो। लिहाजा कानूनी नुक्ता निगाह से ये एक इंतहाई कमजोर पहलू है। जैसे ही ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ये चीज भी फारिग हो जाएगी। अब आगे आते हैं, फर्द जुर्म बात क्या हुई। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैफ भाई गए थे फॉर ग्रांट ऑफ बेल, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उमर अताब बंदयाल साहब थे, तो उन्होंने पूछा था नैब वालों से कि क्या केस है क्या। तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि जी 116 अरब रुपए का स्कैम है। तो उनका चेहरा उस वक्त देखने वाला था, तो उनका था हैं 100 और 16 अरब, मैं तो समझ रहा था चंद अरब रुपए का है। तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये जमानत जो है ये रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि मलबा बहुत बड़ा डाला गया। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं उस वक्त भी कहता था कि नैब से मिस कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि उनको सिस्टम से आगाही नहीं थी।
آپ کو پتا ہے کہ سوڈ لگتا تھا اور بڑی تنتر بازی ہوتی تھی کمپنی کے ہی ایک اکاؤنٹ سے. آپ کی جوائننگ لگی ہوئی, آپ نے سوڈ لگایا, آپ نے ادھر سے سوڈ لگا کے آپ نے نئی جوائننگ لگا دی, تو وہ ایک فریش بزنس آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, پھر ایک اور آ گیا, کرتے کراتے وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ ان کی کیلکولیشن 116 ارب پہ تھی. لیکن جب یہ ان کی مہربانی ہے کہ جب انہوں نے تھارولی اس کی انویسٹیگیشن کی تو سمجھ ان کو بھی آ گئی, وہ 116 ارب سے نیچے کتنے پہ آیا, ذرا فرد جرم کی ڈاکومنٹ کو پڑھ کے دیکھ لیں, وہ 16.9 ارب روپے کا, سیدھا سیدھا 100 ارب روپے کا ڈیفرنس آیا. اب ملبہ ان کے اوپر کیا ہے, ٹوٹل 16.9 ارب روپے کا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16.9 ارب روپے کا تو ان کے اوپر ملبہ ہے. سیف الرحمان نیازی کا کیا کچھ منجمد ہے, کیا کیا چیزیں فریز کی گئی. ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ نانا کرتے ہوئے کہ اپروکسیمیٹلی سمجھ لیں کہ کم از کم 4 سے 5 ارب روپے تو صرف بینکوں میں پڑا ہوا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ان کی پراپرٹیز کی طرف, جن کے لیے بات ہوئی کہ جی میگا پراپرٹیز ہیں. یس آف کورس ہیں بھائی, میں کہتا ہوں صرف ڈیفنس کی پراپرٹیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک کنال کی قیمت کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. فیکٹریاں ہیں, ادر پروجیکٹس ہیں, ایگریکلچر لینڈز ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہائی کورٹ میں سیف صاحب کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا تو اس وقت کے جو سٹنگ جو ڈبل بینچ تھا, اس کے ایک آنریبل جج صاحب, جب نیب نے فگر آؤٹ کیا کہ جی ان کی پراپرٹیز کتنی ہیں, تو انہوں نے کہا جی اتنی پراپرٹیز ہیں اور اپروکسیمیٹلی اتنی اس کی ویلیو, تو وہ بھی ہنس پڑے تھے. تو انہوں نے کہا تھا شاید آپ اتنی صفریں نہ ان کے آگے لگانا بھول گئے. ریزن کہ جتنی ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں نا جو فریز ہے, اس میں بیش قیمت گاڑیاں ہیں, ان میں بنگلے ہیں, اس میں گھر ہیں, اس میں ایگریکلچر لینڈ ہے, اس میں فیکٹریاں ہیں, اس میں پلاٹس ہیں, اور پھر ڈی ایچ اے کی پراپرٹی آپ سب کو پتا ہے, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینی ہاؤ اونے پونے روڈ پہ نا, اونے پونے ریٹ پہ کوڑیوں کے بھاؤ بھی جسے کہتے ہیں, وہ بھی اگر آج بیچی جائے تو جو ان کے اوپر ملبہ ہے, منیمم کی بنیاد پہ میں بات کرتا ہوں, 3 سے لے کے 4 گنا زائد ان کے پاس وہ فریزڈ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر ملبہ ہے 16 ارب کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 16 ارب روپے کا اس کے پاس اس کے اوپر ملبہ ہے, اور پراپرٹیز اور بینک میں اگر دیکھا جائے تو نانا کرتے اسے 3-4 گنا زائد ہے. سب سے اگر آسان اگر اس کا حل دیکھا جائے تو وہ سیف الرحمان نیازی کے پاس جو اس کا بہترین حل تھا یا آج بھی اگر ہے تو دیٹ از پلی بارگیننگ. اور بڑے لوگوں نے فتوے دیے تھے. ایک یوٹیوبر صاحب ہیں جو بس ان کو الہام نازل ہوتا ہے, جو بس بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو ہمیشہ بلو دا بیلٹ گفتگو کرتے ہیں, جن کو ٹکے کی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, جو بنیادی رولز کو نہیں سمجھتا جو شخص کہ یار بات کس طریقے سے کی جاتی ہے. اندھے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. تو اینی ہو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ لکھ کے رکھ لیں جی سیف الرحمان نیازی کے پاس اور کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا, وہ پلی بارگیننگ کرے گا. اب کوشچن از دس, کیا سیف الرحمان نیازی اتنا بے وقوف آدمی ہے, اتنا احمق شخص ہے کہ اس نے آسان راستہ کیوں نہیں چنا؟ سپوز اس کے اوپر 16 ارب روپے کا ملبہ ہے نا, 5-7 میں کہتا ہوں جی 50% کی بنیاد پہ آ جائے, ہاف پیمنٹ. وہ کہتا ہے جی اوکے جی 8 ارب روپے میں پلی بارگیننگ کرتا ہوں, میری جان چھڈو, باقی سارے پیسے وہ اپنے ڈالے جیب میں, السلام علیکم جناب, قصہ ختم, خلی ولی, دیٹس آل. کوشچن از دس کہ اس نے وہ راستہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ تو اس کی 2 ریزنز ہیں. جتنا ایک میں اس شخص کو جان سکا ہوں یا سمجھا ہوں, یا جو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی, آپ کو بھی پتا ہے, اس نے ہمیشہ ایک بات کی کہ میرے پاس لوگوں کی امانت ہے, میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پلی بارگیننگ کبھی بھی نہیں کروں گا. سیکنڈ, جو اس کے اوپر 2 سال تک جو ایک ملبہ ڈالا گیا, پونزی اسکیم, پبلک چیٹنگ ایٹ لارج, فراڈیا, نوسر باز, لٹیرا, تو پتہ نہیں کیا کچھ, اور جو شخص بھی سیف الرحمان کے اگر کسی نے کوئی فیور میں بات کی, وہ اس سے ڈبل نوسر باز, اس سے ڈبل لٹیرا, اس سے بڑا جو ہے وہ فراڈیا. بس ایک کسر باقی رہ گئی کہ اگر انہوں نے گھروں کوئی نس بھی گئی نا, تو وہ بس اس کا الزام انہوں نے نہیں ڈالا,
उन लोगों पे बाकी कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि उसकी बेसिक रीज़न ये है कि प्ली बार्गेनिंग ना करने की। वो आज भी अगर वो चाहे तो प्ली बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन वो प्ली बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहा है, मैं उस तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको थर्ड अमेंडमेंट जो नैब की है उसकी सेक्शन 9 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उसके तहत सैफ रहमान नियाजी वैसे ही इस केस से फारिग हो जाएगा। अब आगे आते हैं, बाकी जो नामजद मुल्जमान हैं उनके साथ क्या सलूक होगा। उसमें एक बच्चा है सुहेल, उसके ऊपर तो वैसे भी वो आईटी टेक्नोलॉजी का इल्ज़ाम है, वो किसी भी डेट के ऊपर वो बरी हो जाएगा। अब आ जाते हैं सैफ रहमान नियाजी साहब की साबका बेगम, मौजूदा बेगम और बच्चे। ये वो लोग हैं कि ज़रा पढ़ के देख लेना आप उसको, फर्द जुर्म को। उनके ऊपर किसी के ऊपर 17 करोड़ है शायद, किसी के ऊपर 19 करोड़ है, किसी के ऊपर 11 करोड़ है, बस कोई इतने की का ही मलबा उनके ऊपर डाला गया है। और न्यू नैब लॉज क्या कहते हैं कि 50 करोड़ से कम का केस जो है वो वैसे ही नैब से फारिग है। तो अब मुझे ये बता दे कि इन सब लोगों को बाइज्जत करी बरी होने से कि रास्ते में कौन शख्स रुकावट डाल सकता है। मेरा ख्याल ये है कि जो बातें मैं पास्ट में कहता रहा अब शायद अहबाब को समझ में आना शुरू हो जाएं। अब अगला क्वेश्चन कि ये लोग तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के 50 करोड़ से नीचे का मलबा है। कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए ये केस उसके गले पड़ सकता है तो दैट इज़ वन एंड ओनली, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, मिस्टर तौसीफ आमिर। चूंकि फर्द जुर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मलबा जो डाला गया है उनके ऊपर वो है कोई 51 करोड़ का। अगर वो 1 करोड़ समथिंग अगर कम होता तो वो भी इसी तरीके से बाइज्जत तौर पे बरी हो जाते, लेकिन उनकी बैड लक कह ले या जो मर्जी कहें, वो अपना दिफा खुद करेंगे। उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो है 51 करोड़ रुपए का और उनका ट्रायल जो है वो चलेगा। अब आगे चलते हैं, इसमें अरसा कितना लगेगा। जो बातें मैं पास्ट में कहता रहा हूं मैं आज भी कहूंगा। एक पहली मिसाल ट्रायल के बाद आपके सामने आ गई। ऑनरेबल कोर्ट ने 3 गवाहान को बुलाया, 3 नहीं आए, सिर्फ 2 आए। 2 आए, उनके पास भी कख नहीं है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सैफ रहमान नियाजी की टीम तैयार थी बहस करने के लिए, चूंकि जब भी कोई शहादत आती तो उसके ऊपर आर्गूमेंट होता है, लेकिन नैब ने फिर रिक्वेस्ट की कि डेट एक्सटेंड की जाए, तो वो डेट एक्सटेंड हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगली डेट पे क्या होगा। वही 3 लोग आएंगे, अभी कोई और नहीं आएगा। हो सकता है अगली दफा फिर कोई एक आदमी आएगा, फिर डेट एक्सटेंड। उससे अगली पेशी पे हो सकता है कोई और एक आदमी आएगा, फिर डेट एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सिर्फ वो 5-5 10-10 करके भी बुलाते रहे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। तो जो जितनी कंप्लेंट्स गई हुई हैं, कैन यू इमेजिन कि अगर ये ट्रायल कंटिन्यू रहता है तो ये कितने साल तक चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ नहीं गया है। लोगों को मिसगाइड ना करें, कम अज़ कम जो लीगल चीज़ें हैं, जो कानूनी चीज़ें हैं, जो कल सामने आनी ही आनी हैं, उस वक्त जब आपको शर्मिंदगी होगी तो उससे बेहतर ये नहीं कि एक न्यूट्रल तज्जिया जो है वो दिया जाए। तो ये मेरी एक ज़ाती राय है। मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड पे रखिएगा, आने वाली हर डेट पे मेरी इस वीडियो को बगौर सुनिएगा। हर डेट पे आपको शायद किसी फर्दर अपडेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।